चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और मंजूरी दी गई। वहीं बैठक में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है, जिसके बाद ये प्रस्ताव अब महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में कुल 28 एजेंडे रखे गए, जिनको लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र 2 मार्च से शुरू करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद ये प्रस्ताव अब महामहिम राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर के पास भेजा जाएगा, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आज इस नववर्ष 2022 की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है और इसमें कुल मिलाकर 28 एजेंडाज थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। उन 28 एजेंडाज के चर्चा के साथ साथ एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो आज हमने विचार कर ली है, फाइनल किया है, जिसको कि इस बार का जो बजट सेशन है 2 मार्च से और शुरू करने के लिए प्रस्तावित किया है। हमारी जो ये प्रस्तावना है ये स्पीकर साहब को, गवर्नर साहब को जाएगी, क्योंकि वर्ष का ये जो पहला सत्र है तो इसमें गवर्नर साहब का भी एड्रेस होता है। राज्यपाल अभिभाषण 2 तारीख को सबसे पहले दिन उन्हीं का अभिभाषण प्रस्तावित है। फिर बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वो तय करेगी कि उसको बजट सेशन को कब तक चलाना है, कितने दिन चलाना है। वहीं आपको बताते हैं कि हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में किन किन मुद्दों पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में रखे गए 28 एजेंडे। गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम कानून बनाने को मंजूरी। आजादी से पहले के गैर उपयोगी 20 कानूनों को खत्म किया जाएगा। निरसन विधेयक 2021 विधानसभा में पेश किया जाएगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े हैं ये 20 कानून। शहबाज शुगर मिल में 60 KLPD के एथेनॉल प्लांट को मंजूरी। पंजाब डिस्टिलरी एक्ट 1932 में संशोधन को मंजूरी। आदि बद्री डैम के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी। दान दी गई जमीन पर क्लेम कानून में संशोधन पर मुहर। परिवार समृद्धि योजना में 5 योजनाओं को शामिल करने की मंजूरी। संस्कृत आचार्य को MA के समक्ष मानने की मंजूरी। शिक्षा शास्त्री को B.Ed के समक्ष मानने के प्रस्ताव पर मुहर। ग्रुप D और C की डिमांड मानी गई। 65 साल से अधिक आयु वाले स्वस्थ नंबरदारों से काम लिया जाएगा। वहीं शहबाज शुगर मिल में 60 KLPD के एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए 8 करोड़ 92 लाख रुपए की मंजूरी दी है। वहीं सरकार ने संस्कृत में आचार्य स्कूल MA को शिक्षा शास्त्री B.Ed के बराबर माना है, जिसकी जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। अपना शहबाज शुगर मिल में 60 KLPD का एथेनॉल प्लांट लगाया है। उसमें कुछ राशि की उनको आवश्यकता थी, लगभग 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, कि जिसको आवश्यकता पूरी करते हुए ये उनको मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार एक दूसरा विषय कि संस्कृत में आचार्य और स्कूल कैडर में संस्कृत आचार्य MA और संस्कृत का उसका दूसरा रहता है शिक्षा शास्त्री। तो शिक्षा शास्त्री को हमने कैडर माना B.Ed का और आचार्य को MA के बराबर माना है। तो ये सैद्धांतिक सहमति पहले हो गई थी, आज इसको कैबिनेट में रख करके इसको हमने फाइनल किया है। तो संस्कृत के वो जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री हैं उनको कठिनाई आ रही थी संस्कृत के भर्तियों में और प्रमोशन में। अब ये रास्ता उनका सब खुल गया कि उनको भर्तियों में भी, प्रमोशन में भी शिक्षा शास्त्रियों को और आचार्यों को बराबर की एक सुविधा दे दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने पंजाब डिस्टिलरी नियम पर कहा कि साल 1932 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत अब प्रदेश की सभी डिस्टिलरी में फ्लो मीटर लगाए जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि किस फैक्ट्री में कितने तरल पदार्थ पास किए जा रहे हैं, जिससे उनमें बन रही शराब और स्पिरिट को काउंट किया जाएगा। पंजाब डिस्टिलरी एक्ट है बना हुआ, नियमावली है 1932 की, उसमें कई प्रावधान होते हैं। तो एक प्रावधान आज ये किया गया है कि सभी जो डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो स्पिरिट बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें कई बार कितनी बनी कितनी नहीं बनी और कई प्रकार की उसमें जो गड़बड़े होने की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए उनकी जो निर्माण यानी जो स्पिरिट का निर्माण है, वो जो द्रव्यमान प्रवाह जो है उस पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। फ्लो मीटर लगने के बाद किस फैक्ट्री में कितना उन्होंने तरल पदार्थ वहाँ से पास किया है उसकी अकाउंटिंग वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। अर्थात किसी प्रकार की जो चोरी की, गड़बड़ की, इलीगल शराब बेचने की जो संभावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रावधान इसके लिए किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी से पहले के गैर उपयोगी 20 कानूनों को खत्म किया जाएगा, जिसके लिए निरसन विधेयक 2021 विधानसभा में पेश किया जाएगा और ये सभी 20 कानून राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े हैं। केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे पुराने कानून हैं जिनकी आज उपयोगिता नहीं है। वर्षों वर्ष से पुराने एक्ट बने हुए हैं लेकिन कभी भी किसी सरकार ने आकर के उनको निरस्त नहीं किया। तो ऐसा लॉ कमीशन के यानी संतुति पर हमने भी यहाँ हरियाणा में जो बहुत पुराने एक्ट थे, ऐसे एक्ट्स में से 20 एक्ट को रिपील करने का निर्णय किया है। इसका बिल ये विधानसभा में आएगा। तो 20 जो एक्ट हैं सामान्यतः भूमि से जुड़े हुए कुछ पुराने पंजाब के समय के अधिनियम हैं। पंजाब जिला बोर्ड कर सत्यापन अधिनियम 1927 का है, पंजाब कर्ज माफी अधिनियम 1934 का है, कॉपिंग फीस अधिनियम 1936 का है, रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्गेज लैंड्स एक्ट 1938 का है, पंजाब जागीर अधिनियम 1941 का है। तो ऐसे बहुत से नियम हैं जो उस समय के पुराने देश की आज़ादी से पहले के बने हुए, आज जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है, तो लॉ कमीशन की सिफारिश पर उनको समाप्त करने का ये निर्णय लिया है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच आदि बद्री डैम को लेकर हुए समझौते को लेकर अहम जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आदि बद्री में बनने वाले डैम को लेकर मंत्रिमंडल ने पुष्टि कर दी है। एक पिछले दिनों में आदि बद्री स्थान पर, आदि बद्री तो नहीं, पंचकुला में किया था, लेकिन जो आदि बद्री स्थान के ऊपर जलाशय बनने वाला है और हिमाचल सरकार की उनके मुख्यमंत्री के साथ हमारा एक समझौता जो हुआ है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी पुष्टि भी आज मंत्रिमंडल ने कर दी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। फिर एक कानून बहुत समय से पेंडिंग था, उसका विधेयक भी इस बार हम लेकर के आ रहे हैं। उस भी विधानसभा की जो मंजूरी हुई है, हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है, लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है इसमें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने सरकारी योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जितनी भी सुविधाएं हैं उन सबसे जरूरतमंद परिवारों को लाभ दिया जाएगा। साथ ही केंद्रीय योजनाओं को भी लाभ लोगों को पहुंचाया जाएगा। आगे मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 5 योजनाओं को प्रीमियम 1,80,000 से कम आय के परिवार को सरकार वहन करेगी।
ये जो हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है, उसकी जो बाद में सुविधाएं उसके आधार पर जनता को दी जा रही हैं, इसमें एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने शुरू की है और उसको विधिवत रूप से इस बार अब कैबिनेट में हमने पास कराया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कीमें और उनका जो प्रीमियम है, गरीब आदमी अपने पास से दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता, ऐसे सब प्रीमियम उसके हरियाणा सरकार वहन करेगी। विशेष तौर पर 5 योजनाओं को चिन्हित किया है: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। 5 योजनाएं ऐसी हैं जिनका प्रीमियम कुछ तो इसमें केंद्र सरकार देती है पहले से, लेकिन बाकी जो बेनिफिशियरी को स्वयं अपने पास से देना होता है, वो जो स्वयं देना होता है वो भी हरियाणा सरकार ने ऑफर किया कि इनके सबके प्रीमियम हरियाणा सरकार देगी, ताकि उस बेनिफिशियरी को, खास करके जो 1,80,000 रुपये तक की इनकम के परिवार हैं, उन सदस्यों को कोई पैसा ना देना पड़े। केवल एक बार उन्होंने अपनी सहमति पत्र देना है कि मैं इस योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ, वो बैंक में या CSC में जा करके दे करके आएगा और बाद में उसका प्रीमियम, पहली बार प्रीमियम अपने पास से जमा कराएगा, वो प्रीमियम सरकार उसको वापस रिफंड कर देगी। आगे से समय समय पर जो भी उसकी दरें हैं वो सब सरकार अपने आप देती रहेगी जब तक भी उसकी एलिजिबिलिटी है। पहली बार इसका जो पहली किस्त जो हमने दी है वो लगभग 3.5 लाख परिवारों को, पिछले दिनों में जब आपके सामने सब किया था 3,32,000 परिवार थे, उनको ये पैसा पहली किस्त दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार ने पुराने समय में ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं की जमीन को लेकर कुछ कानून बनाए हैं। वहीं दान में दी गई जमीन के परिवार को 20 साल अंतराल में सरकार क्लेम देगी, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद जमीन को नाम कर दिया जाएगा, लेकिन क्लेम नहीं दी जाएगी। यह हरियाणा जन सुविधा परिवर्तन निषेध विधेयक 2022 कई बार कई विषय ध्यान में आए हैं कि बहुत पहले समय में जो भी प्राइवेट लैंड है, संस्था की लैंड है, उस लैंड पर कोई भी जो बन जाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे सड़कें, कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, पहले लोग दान में भी दे देते थे कि हमारी ज़मीन है, इस पर आप सड़क बना दो, इस ज़मीन के ऊपर आप स्कूल बना दो। लेकिन समय बदलने के बाद, ज़मीनों की कीमत महंगी होने के बाद, वो पीढ़ी तो चली गई जो दान के कर गई, अगली पीढ़ी आके कहती है कि ये तो हमारे नाम चल रही है कागज़ों में, क्योंकि वो कागज़ बदलते नहीं थे, दान कर देते थे, भी बना दो, गाँव का स्कूल बना दो। अब वो आके क्लेम करने लग गए और उसके कोई डाटा रिकॉर्ड सरकार के पास भी नहीं है कि वो दान दी गई थी। लेकिन नियम बनाया हमने, कानून लागू कर रहे हैं इसको, कि जो ऐसी सुविधाएं 20 साल पहले बनी हैं, वो किसी के रिकॉर्ड में है चाहे नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक सुविधा बन गई है वो स्थायी रूप से उसी के नाम वो जमीन जाएगी, उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर पाएगा 20 साल पहले का। यानी आज अगर 2022 है तो 2002 से पहले कोई चीज़ बन गई है, उसको ना वो तोड़ सकता है, ना वो हटा सकता है, ना कोर्ट में क्लेम कर सकता है, वो सरकार की है या जिस डिपार्टमेंट को, जिस विभाग को सुविधा बना करके उन्होंने दी है वो उसकी है। तो ये एक कानून में एक प्रावधान किया है। इसके साथ ही उन्होंने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर कहा कि सभी राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे तो पार्टी के नाते एक लगातार हमारा एक सिस्टम है कि आसपास के प्रांतों में जब चुनाव होते हैं तो हम वहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो वो प्रांतों के लोग भी आते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और प्रचार के दिन तक सब रहते हैं। प्रचार का टाइम समाप्त होता है, उसके बाद सब वापस चले जाते हैं। लीडर्स भी उनकी जो केंद्रीय लीडर्स हैं उनकी एक स्टार कंपेनर्स की लिस्ट बनती है, वो उसमें भी सब प्रदेशों के प्रमुख लोग उसमें आते हैं। मेरी भी अभी 1 दिन के लिए ड्यूटी उत्तराखंड लगी थी, अब 2 दिन पंजाब का है, 4 दिन उत्तर प्रदेश का है, तो और भी जैसे जैसे कोई समय। चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ में आपने मेयर बनवा दिए, चंडीगढ़ में आपने इलेक्शन जितवा दिए। देखिए आखिर पंजाब में भी वोटा भी, ये क्षेत्र मेरा जाना पहचाना क्षेत्र है। मैंने लगातार 2002 के बाद 2012-13 तक 11 साल इस सारे क्षेत्र में काम किया है, जिसमें मेरे पास पंजाब भी था, हिमाचल भी था, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा भी था ही। तो ये सारा क्षेत्र में लगातार 10-11 साल तक करता रहा हूँ। तो उसका उपयोग आज अगर पार्टी को होता तो अच्छी बात है। अभी पिछले दिनों
चंडीगढ़ के चुनाव थे, उसमें भी मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। वहाँ मेयर भी संयोग से भारतीय जनता पार्टी का बना है। कल भी पंजाब में 2 बड़ी हस्तियों ने ज्वाइन किया है, एक माही गिल और एक है हॉबी धालीवाल। दोनों अच्छी फिल्म जगत की हस्तियां हैं, दोनों ज्वाइन किया है और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। पंजाब किहड़े जा रहे हैं? पंजाब में अभी एक दिन तो मेरा लगा है अबोर, फाजिलका, बलुआना, दूसरा दिन है पटियाला, संगरूर और राजपुरा। तो ऐसी 6 विधानसभाओं में जाने का मुझे अवसर मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रुप सी और डी के पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। सभी विभागों से 11 फरवरी तक ग्रुप सी और डी के पदों की आवश्यकता अनुसार डिमांड भेजने को कहा गया है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए पोर्टल खोला जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिसंबर महीने की बुढ़ापा पेंशन 7 फरवरी को खाते में डाल दी गई है, जबकि जनवरी महीने की पेंशन 8 फरवरी को डाली जा रही है। वहीं कैबिनेट के नए सदस्य देवेंद्र सिंह बबली और कमल गुप्ता का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। साथ ही कैबिनेट बैठक के शुरू होने से पहले स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की गई। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल मंगलवार को रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित नेकीराम कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कॉलेज की बिल्डिंग के नवीनीकरण के लिए 78 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जिसके बाद उन्होंने एक सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया और पुरानी सब्जी मंडी में 107 दुकानों का उद्घाटन किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित नेकीराम कॉलेज में चल रही साइंस एग्जीबिशन के समापन समारोह में शिरकत की और पंडित नेकीराम कॉलेज में बिल्डिंग का नवीनीकरण करने के लिए 78 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इसके साथ ही उन्होंने पंडित नेकीराम कॉलेज में चल रही विज्ञापन प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश स्तर के सर्वश्रेष्ठ 70 कॉलेजों के छात्र छात्राओं की ओर से तैयार की गई विज्ञान प्रदर्शनी की प्रशंसा भी की। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा कि वो आज पंडित नेकीराम शर्मा महाविद्यालय में बतौर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक पूर्व छात्र की हैसियत से आए हैं। उन्होंने कहा कि वो आज से 51 साल पहले इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपने कॉलेज नहीं आ पाए, जो आज उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक विद्यार्थी के रूप में इसी प्रांगण में खेला भी करते थे, एनसीसी की परेड भी होती थी और आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इसी महाविद्यालय में मुझे मुख्य अतिथि बनकर के आने का जो मौका मिला है। वहीं मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से एक सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन के साथ पुराने सरकारी स्कूल में बनने वाली दुकानों का शिलान्यास भी किया। साथ ही जर्जर हो चुकी 107 दुकानों का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण करने और नालों को पक्का करने की कार्यों का भी शिलान्यास किया। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी प्रदेश में पेश होने वाले बजट को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट में अंत्योदय योजनाओं का ख्याल रखा जाएगा और बजट गरीब को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। बजट में छोटे उद्योग, व्यापारी, मजदूर, किसान, महिलाओं समेत सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। अच्छा बजट आएगा और खास करके अंत्योदय के ऊपर आधारित जो हमारी योजनाएं हैं उनको महत्व दिया जाएगा। हम गरीब के साथ हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे छोटा उद्योगपति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति यानी जो एक सीमा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है, हमारी प्राथमिकताएं उनके लिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में एक विचारधारा और लंबे सोच को लेकर हमारी टीम आगे बढ़ रही है और आगे तक के विजन जनता के सामने रख रहे हैं। इसीलिए विपक्ष रटे रटाए मुद्दे दोहराता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को दिशाहीन और भ्रमित पार्टी बताया। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट।
तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी से सभी स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया गया है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जाएगा। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिस पर संज्ञान लिया गया है। देखिए, हरियाणा में पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास के भी स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, प्रदेश में पहली क्लास से लेकर 9वीं के भी स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी गई है? हाँ बिल्कुल, हमने आज ही निर्णय लिया कि 10 फरवरी से हम सारी क्लासेज जो हैं सारे पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने पहले 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल लेते वो बिल्कुल ठीक से चल रहे हैं, सारा कुछ, कोई समस्या नहीं है। और कोरोना का संक्रमण बहुत कम है, घटता जा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हमने आज निर्णय लिया कि हम जो स्कूल हैं वो खोलने जा रहे हैं। तो ये पहली क्लास से 9वीं क्लास के स्कूल हैं सर, ये जब खोले जाएंगे तो ऑफलाइन जो शिक्षा चल रही थी पहले या ऑनलाइन जो चल रही थी वो किस तरीके से, क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से चलती रहेगी। और ये भी हमने छूट दी है बच्चों को कि जो बच्चे आना चाहते हैं वो आएँ, जो नहीं आना चाहते ना ही भी आएँ। अभिभावक तैयार हैं बच्चों को भेजने के लिए, भेजें। तो उस प्रकार की छूट हमने बच्चों को दी है और ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से चलती रहेगी। तो क्या अब रिपोर्ट क्या है सर, जो 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे पहले, उसमें किसी तरीके से कोई संक्रमण का या कोई इस तरह की कोई परेशानी, दिक्कत नहीं थी? नहीं, देखिए, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक से स्कूल हमारे चल रहे हैं। और उसको देखते ही हमने निर्णय लिया कि हम सारे स्कूलों को खोल रहे हैं। तो जो है वो पहली से 9वीं क्लास के जो स्कूल खोले गए हैं सर, इनके लिए जो है वो गाइडलाइन प्रोटोकॉल जो कोविड का है वो लागू रहेगा? हाँ बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरीके से उसी प्रकार से लागू रहेगा जिस प्रकार से पहले से चल रहा है जी। आगे ये शैक्षणिक सत्र से खत्म होने वाला है सर, बच्चों के एग्जाम भी है, तो उसको लेकर क्या क्या चर्चा चल रही है? कोई किसी लेवल पर कोई बातचीत हुई हो? देखिए, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो निश्चित तौर से पेपर जो है हम ऑफलाइन लेंगे। और अगर संक्रमण बढ़ता है, वैसे इसकी उम्मीद नहीं है, उम्मीद पूरी यही है कि ठीक रहेगा सारा कुछ, लेकिन अगर बढ़ता है तो फिर हम ऑनलाइन लेंगे। तो अभी जो है वो सर, आज जो है वो हरियाणा कैबिनेट की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आप तमाम मंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। आज कई बड़े फैसले लिए गए सर। एक धर्मांतरण को लेकर फैसला हुआ है कि आगे आप विधानसभा के बजट सत्र में कानून लेकर आएंगे। तो इसकी क्यों जरूरत, आप हरियाणा सरकार को क्यों जरूरत उसकी लगी कि इस कानून को लेकर आने की जरूरत है? देखिए, इस प्रकार की बहुत सी कंप्लेंटें मिल रही थी और बाद में पर्चे भी दर्ज हो रहे थे या उसमें भी कंप्लेंट करते थे लोग। और वो कहते थे कि हमें बहका कर, सही जानकारी न देके हमारा मत परिवर्तन करने का काम किया, या हमें दबाव में देके या लालच में देके मत परिवर्तन करने का काम किया। आप भी कई बार खबरें छापते हैं कि भाई एक लड़का है जो वास्तविकता में उसका धर्म कुछ और था और दूसरे उसके साथ शादी उसने कर ली, बाद में पता चला कि वो नहीं था, दूसरा कुछ था, और उसके बाद लड़की ने शिकायत की कि मुझे तो पता ही नहीं था। इस प्रकार की कुछ बहुत सी घटनाएं रही थी। तो उन घटनाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक निर्णय लिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना मत परिवर्तन करना चाहता है, उसमें वो अपना मजहब परिवर्तन करना चाहता है, पंथ परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए है कि वो जो जिला उपायुक्त है उसके पास एक एप्लीकेशन देगा, उसको 1 महीने का टाइम है। तो सोच विचार के अगर करना चाहता है तो सरकार की कोई रोक नहीं है उस पर। लेकिन हमारी रोक सिर्फ इतनी है कि किसी को बहका के ना करे, किसी को दबाव दे के ना करे। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई करना चाहता है तो करे। अंतिम सवाल है सर, 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जो जारी है, जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है। आप क्या मानते हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब की खासतौर पर अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं, सियासी स्थिति क्या रहेगी? उत्तर प्रदेश में जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर है। योगी जी का पूरी लहर है, योगी जी के नाम की, मोदी जी के नाम की, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्वीप करेगी। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीतेगी। पंजाब में क्या कोई एक अच्छा परफॉर्म की उम्मीद करते हैं? देखिए, बिल्कुल 100% पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म बीजेपी करेगी। और पंजाब के लोगों को इस बात का यकीन है कि पंजाब की स्थिति को अगर कोई ठीक कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। इन सरकारों ने कांग्रेस की जो स्थिति, पंजाब की जो स्थिति बना दी, उससे पंजाब का आम व्यक्ति भी दुखी है। एक टाइम था कि पंजाब देश का नंबर 1 स्टेट था, लेकिन आज पंजाब मेरे ख्याल से 7वें नंबर के 6-7वें नंबर पे आज है। आज बहुत पीछे पंजाब चला गया। तो वहाँ का आम आदमी भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है और
वो देख रहे आगे जिस प्रकार के लालच आज दिए जा रहे हैं, वो कह रहे 1,000 रुपये हमारी महिला को देंगे, तो एक कह रहा 2,000 रुपये हमारी महिला को देंगे, एक कहता है हम इतने जो गैस के सिलेंडर है वो फ्री देंगे। आम आदमी को पता है जिनके पास कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, कहाँ से दे देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो आज ही जनता को झूठ पकाने लग रहे हैं, तो कल वो क्या करेंगे, तो उनको पता है इस बात का। इसलिए उनके मन में ये बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ती है तो निश्चित तौर से पंजाब का भला होगा, पंजाब प्रगति की ओर बढ़ेगा। और जैसा वो स्वयं भी देख रहे हैं हरियाणा में, आज हरियाणा 14 फसलें खरीद रहा, जबकि पंजाब में 3 फसलें खरीदे, 2-3 फसलें खरीद रहे। इसी से जुड़ा सवाल है, किसान आंदोलन की जो अगुवाई करने वाले नेता थे वो भी राजनीतिक दल बनाकर मैदान में है, क्या कहेंगे? एक पुरानी कहावत है कि यजमान पूछ रहा था नाई से कि बाल कितने कितने बड़े हैं, तो नाई ने कहा कि भाई यजमानी भी आपके सामने आ जाएंगे। तो बस आएगा इलेक्शन में पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, क्या पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा किसान नेता है कि नहीं है। वो बार बार, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसका नाम लेके आदमी बड़ा बन जा कि भाई मैं किसान नेता हूँ। अब किसी ने फैसला नहीं करे आप किसान नेता हैं, किसान नेता तो जो कि है वो तो फिर इस देश में बहुत बड़ी ताकत है। अगर किसान किसी के साथ हैं तो इतनी बड़ी किसान, इतना बड़ा वर्ग है, सरकार बनाना और गिराना तो उनका बाएं हाथ का काम है, तो वो तो बहुत बड़ा वर्ग है। तो वास्तविकता में वो उसके नेता नहीं है। ठीक है, कुछ पार्टियों ने उनको सपोर्ट कर दी, कुछ वो उनका भी एक संगठन है तो उसने, लेकिन अगर सारे किसानों के आप प्रतिनिधि बनने की बात करो तो वो ऐसा नहीं है। और अभी पता चल जाएगा उसका सारा का सारा, अभी चुनाव में पता चल जाएगा कितने किसान उनके साथ हैं कितने नहीं है। बहुत बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास के स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी गई है। 10 फरवरी से ये स्कूल खोले जा रहे हैं। और साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने तमाम राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है और साथ ही कहा है कि पंजाब में भी बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए।